हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 11th में आज हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था क्या 11th में, कि इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत आज़ाद होता है तो 1950-51 के आसपास हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। फिर हमने जो देखा सेकेंड लेक्चर में जो देखा था, वो हमारा जो इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक किस ढंग से मूव किया वो हमने देखा था। आज हम तीसरे लेक्चर में देखेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें देखो देयर इज कंसेंसस। ठीक है, तो ये इसमें है कि देयर इज कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरली ए मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी। के आर नारायणन जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो वो कहते हैं कि economic development is not all and the GDP is not necessarily a measure of progress of a society। यानी कि किसी भी कंट्री का जीडीपी हाई रेट से ग्रो कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोग खुश हैं और वहाँ के सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से मेन हमको 3 एलपीजी पढ़ना है, कुछ टर्म्स जो वगैरह जो आएँगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें जो एक टर्म आया है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हम इसको देखेंगे, ठीक है? तो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क बाय कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक system with those of socialist economic system. Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of a variety of rules and law which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. Others state that India, which started its developmental path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods, and has experienced sustained expansion of agricultural output which has ensured food security। तो देखो, जो कुछ लोगों का ओपिनियन है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया हमने, तो उसके कारण बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनता गया और कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गया। कुछ लोग का ओपिनियन है कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी जो है ठीक ठाक से ये वर्क किया। देखो, की टर्म्स यहाँ देखते हैं। एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो हमारा जो 1991 में जो क्राइसिस आया, तो वो क्राइसिस के कारण ही हमने एलपीजी सुधार किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है कि देश में अभी मान के चलो कि इंडियन जो फॉरेन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वो ऑलमोस्ट 500 बिलियन है। तो 500 बिलियन ऑलमोस्ट डॉलर, 500 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें आपका जो होता है फॉरेन करेंसी होता है मेनली डॉलर के टर्म में, फिर उसके बाद उसमें गोल्ड होता है, फिर जो आईएमएफ का बास्केट में जो हमारा कोटा है, वो उस सिस्टम से जो एसडीआर उसको बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो ये सब मिला करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारे पास जो इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट जब आप करते हो तो हमें डॉलर पे करना पड़ता है, तो हमारे पास इतने डॉलर नहीं थे कि जिसको हम पे कर सकें। ठीक है, अब देखो डेफिसिट है, डेफिसिट, ठीक ठीक है। डेफिसिट का मतलब है कि आपका जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो एक्सपेंडिचर और माइनस जो इनकम है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो डेफिसिट। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक तरह से कि आइदर आप करेंसी प्रिंट करके जो डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं, करना। तो 1990 के टाइम तक जो है ये करते थे, लेकिन हम बाद में उस चीज को बदल दिए। अब फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन वगैरह लेते थे, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा, इसमें यही मेन क्रक्स है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा था वो इतने बच गए कि, ठीक है, क्या है ना कि एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 weeks. There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to international lenders. Also, no country or international funder was willing to lend to India. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तभी हमने जो है वो एलपीजी रिफॉर्म किया। तो हमारे पास जो था वो
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 वीक्स का इवन इंपोर्ट के लिए नहीं था सफिशिएंट। और उसके बाद जो था, जो इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ता है, बजट वगैरह हर साल जो देखोगे, अब इस बार भी जो है देखो 1 फरवरी को बजट आएगा, तो उस बजट में जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो जिसका जिसका इंटरेस्ट मैच्योरिटी पूरता जा रहा है, तो आप उसका पे करना होगा। यदि नहीं करोगे तो आप कंट्री डिफॉल्ट करेगा। इंडिया अप्रोच्ड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक शॉर्ट में कहते हैं, एंड आईएमएफ, एंड रिसीव्ड 7 बिलियन एज ए लोन टू मैनेज द क्राइसिस। फॉर अवेलिंग द लोन दिज इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब है कि आप जो है पॉलिसी को लिबरल बनाएं, यानी कि जो मोर बिजनेस फ्रेंडली बनाएं, एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, reduce the role of government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries। तो इसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, या एलपीजी रिफॉर्म उसको कहते हैं, या वॉशिंगटन रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है, और उनके प्रेशर से इंडिया ने एक तरह से रिफॉर्म किया। तो इसी वजह से उसको जो बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, या फिर एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं, या वॉशिंगटन रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक देखो आपका टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होता है कि इंडिया किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, तो पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, तो जो हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, ग्रेजुअली हम आगे के चीजों में देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि हम यदि गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो और फिर जिसमें देखो हमने गुड्स का इंपोर्ट किया तो डॉलर देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट किया तो डॉलर आएगा, तो वो करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि हम कुछ एफडीआई एफआईआई ये सब ला रहे हैं। ठीक है, ये आपका है। तो हमारे पास प्रॉब्लम था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? आई पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग रूल्स एंड लॉ विच वेयर एम्ड एट regulating the economic activity became major hindrance in growth and development। तो इसी को लिबरलाइज करना, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस को आसान बनाना, जो लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम था उसको आसान बनाना। ठीक है, तो though a few liberalization measures were introduced in 1980s in area of industrial licensing, export import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment reform policies initiated in 1991 were more comprehensive। देखो ग्रेजुअली हमने पहले ही इस चीज को जरूरत को महसूस किया, लेकिन हम धीरे धीरे करके बाद में। तो लिबरलाइज का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशन आप लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम जो बनाए हुए हैं उसको लिबरलाइज करना, उसको आसान बनाना। फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो डीरेगुलेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मान के चलो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑलरेडी हम देख चुके थे ना कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, एक्सपेंशन करना है लाइसेंस लेना है। ये देखा जाता था कि क्या कंट्री को रियली जरूरत है इस चीज का। यदि ये देखा जाता था तब जो है इंस्पेक्टर राज जिसको सिस्टम बोलते थे, तो इस चीज को हमको फ्री करना था। ठीक है, मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डी रिजर्व, यानी कि जो कुछ पहले क्या था कि कुछ चीजों को लिए डिफरेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया था कि ये जो है यही मैन्युफैक्चर करेगा यही सेक्टर, लेकिन उसको धीरे धीरे करके डी रिजर्व किया गया। फिर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी किया गया, से भी बनाया गया स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपर तरीका से कंट्रोल करने के लिए, और उसको उसमें अधिक से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हमने किया। ठीक है, अब रिफॉर्म पॉलिसी में फिर हमने देखो एफआईआई एफडीआई, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर एफडीआई वगैरह के लिए रूल हमने आसान किए। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म हमने किए। जो टैक्स जो था, देखो टैक्स 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों टर्म के बारे में आया। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पर टैक्स पड़ता है, बर्डन फाइनल उसी पे पड़ता है, उस जो टैक्स पे कर रहा है उसी पे पड़ता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जिसका बर्डन जो दूसरे पे शिफ्ट कर दिया जाए उसे इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि मान के चलो एक टूथपेस्ट खरीदते हो, तो कंपनी टूथपेस्ट का एक्चुअली टैक्स पे कर रही है, लेकिन वो बर्डन क्या है, एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो टैक्सेस का रेट बहुत हाई था, तो टैक्स रेट भी कम किया गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज ये रिफॉर्म किया गया, यानी कि हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया गया, करेंसी डिवैल्यूएशन।
डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के तुलना में उसका वैल्यू कम करना। तो 1991 में हमने अपने करेंसी को 2 बार डिवैल्यू किया जुलाई में, ठीक है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ों को भी हमने रिफॉर्म किया। फिर है देखो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो 2 चीज़ें होती है। या तो एक तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कि क्वांटिटी को ही फिक्स कर दो कि इतना मान के चलो कि 100 टन से सपोज 100 टन गोल्ड से ज्यादा हम नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो ये क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। या फिर वो ये टैरिफ लगा दो, एक टर्म टैरिफ आया है। तो टैरिफ का मतलब क्या है कि यदि गोल्ड पे सपोज गोल्ड मान के चलो कि 50,000 रुपया पर 10 ग्राम है सपोज, तो एक तो ये करो कि 100 टन से ज्यादा नहीं आएगा, दूसरा ये करो कि इस पर 10% आप टैरिफ लगा दो। तो 50,000 की जगह क्या हो गया 55,000, तो मान के चलो जो 50,000 में खरीदने के लायक थे अब 55,000 हो गया, तो कम कर देंगे, ठीक है? ये हुआ। फिर देखो इंपोर्ट लाइसेंसिंग, यानी इंपोर्ट करने के लिए स्पेशल आपको लाइसेंस की जरूरत, तो ये एबोलिश किया गया। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ चीजें थी, कुछ प्रोडक्ट इंडिया का था जिससे कि एक्सपोर्ट करते थे उस पर, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया गया। तो ये सारे चीजों को कम किया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। देखो तो लिबरलाइजेशन में हमने इन शॉर्ट देखो कि लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया कि रूल्स और रेगुलेशंस को आसान बनाया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि हमने प्राइवेट प्लेयर को भी पार्टिसिपेट करने दिया, आइदर वो जो है एफडीआई वगैरह के टर्म में या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को वो बढ़ाएं। एक टर्म आया है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट वगैरह की कंपनियां जो होती है उसमें सरकार का शेयर ज्यादा है, तो उस शेयर को कम करना उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और शेयर को यदि 50% से कम कर दें तो उसे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आउटसोर्सिंग एक टर्म है। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कुछ काम जो है इंडिया भी आउटसोर्सिंग का काम करता है, फॉरेनर भी आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। मान के चलो इंडिया में जो लेबर फोर्स है वो चीपर है, तो फॉरेन की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना काम दे देती है कि यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ता है। और इंडियन कुछ कंपनी है जो हाई इन टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम वो आउटसोर्स करते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग है। एक आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो आपका दुनिया में वर्ल्ड को वर्ल्ड ट्रेड को वो बढ़ाती है, ट्रेड को। पहले जो आपका गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है? तो वो गैट जो आपका 1948 से वर्क कर रहा था, लेकिन गैट का जो गैट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एग्रीमेंट था। लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बना और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर। तो इसने क्या किया कि जो आपका बाइलेटरल बहुत सारे ट्रेड्स थे तो उसको एक तरह से मल्टीलेटरल ट्रेड में कन्वर्ट किया। और ट्रेड बैरियर्स देखो है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनफैक्ट ट्रेड बैरियर्स को जो हटाने का इसने काम किया, यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड को इसने फैसिलिटेट किया। अब देखो ये है नवरत्ना एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो देखो एक नवरत्ना होता है, तीन होता है, नवरत्ना, महारत्ना और मिनी रत्ना। लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो है अभी शायद 10 जो है नवरत्न, 10 महारत्ना है, 14 नवरत्ना है और 74 जो है मिनी रत्ना है। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो असिस्टेंट कमांडेंट में भी 2000 आपका 20 में देखोगे कि पूछा हुआ था इसमें से कौन मिनी रत्ना है। तो आपका जो 10 महारत्ना है और 14 नवरत्ना, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अभी जो लेटेस्ट डेटा जो लेटेस्ट का आपको ये कर लोगे, ठीक है? अब इसमें से सारा का नहीं दिया हुआ है, ये पुराना है। लेकिन जो नवरत्ना, महारत्ना और मिनी रत्ना होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट वगैरह के कुछ अवसर अच्छा खासा होते हैं। अब ये देखो जो है ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबल फुटप्रिंट का मतलब है कि आप विदेशों में अपना पांव जमाना, इस ढंग से समझो। जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील का विदेशों में भी है, ओएनजीसी विदेश है, ठीक है? फिर या फिर मान के चलो इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये अपना विदेशों में भी अपने पांव जमाए हुए हैं। अब ये देखो कुछ जो डेटा आपका दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज टर्म। तो देखो इंडस्ट्री तो 1980 से 1991 तक ये 3.6% के रेट से ग्रो किया, इंडस्ट्री 7.1% और सर्विसेज 6.7, यानी एग्रीगेट इतना था। अब देखो ये लेटेस्ट 2014-15 का दिया हुआ, तो एग्रीकल्चर जो है निगेटिव में ग्रो किया। सर्विस ये जो आपका इंडस्ट्री है 5.9, सर्विसेज देखो है
देखो इधर ग्रेजुअली जो है सर्विसेज काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा है। इनफैक्ट 2007 से 11 तक देखोगे तब भी सर्विसेज 10% के रेट से ग्रो किया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी जो है सब फास्टेस्ट रेट से 2008-9, तो जो 2008-9 जो ईयर था, इसमें सबसे अधिक रेट से ग्रो किया, ठीक है? तो एफडीआई देखो, एफडीआई और एफआईआई 2 टर्म आया है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रॉपर तरीका से यदि मान के चलो कंपनी एस्टेब्लिश किया जा रहा है किसी पार्टिकुलर सेक्टर में, तो उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट कंपनी जो आकर के प्लांट्स, गुड्स, मशीनरी ये सब में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एफआईआई, यानी कि उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एफपीआई। तो वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब एफडीआई, एफआईआई वगैरह का डेटा जो आपको लेटेस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है? अब ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो आपका ये सब हुआ, ठीक है? ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट उतना लेवल का नहीं बढ़ा। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है ग्रेजुअली कहीं न कहीं पिछड़ता गया। कंपैरेटिव टर्म में नो डाउट एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है, लेकिन उस लेवल से जितने इंडस्ट्री हुए, वो आपके नहीं हुए, ठीक है? तो ये आपका रिफॉर्म एंड पॉलिसी, ये ठीक है। अब है श्रीशीला ट्रेजेडी, तो ये पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इन मेनी इंडियन स्टेट्स लेड टू डू अवे विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट एंड a steep rise in power tariff. This has affected वर्कर्स इंगेज इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये पावर लूम जो है वो इसके बारे में एक दिया हुआ है। तो देखो ये हम जो समरी में शॉर्ट में यदि देखते हैं, तो इन द इकोनॉमी वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन फॉरेन एक्सचेंज, ग्रोइंग इंपोर्ट्स विदाउट मैचिंग राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड हाई इन्फ्लेशन. India changed its economic policy in 1991 due to financial crisis and pressure from international organizations like World Bank and IMF. Okay, the domestic economy in major reforms were undertaken in the industrial and financial sector. Major external sector reforms included foreign exchange deregulation and import liberalization. देखो फॉरेन एक्सचेंज डीरेगुलेशन का मतलब है कि देखो पहले जो है ना कि लिमिट लगा करके रखा जा रहा था, लेकिन अब करेंट अकाउंट में जो आपका है लिमिट नहीं है। कैपिटल अकाउंट में अभी भी आपका लिमिट है कि इससे ज्यादा को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। With a view to improving the performance of public sector, there was a consensus on reducing its role and opening it to the private sector. This was done through disinvestment and liberalization measures. Globalization is the outcome of the policy of liberalization and privatization. It means an integration of the economy of the country with the world economy. आउटसोर्सिंग इज द इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी। आउटसोर्सिंग इधर आप इंडिया से भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं और बाहर वाले भी हमारे यहाँ आउटसोर्स करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेड रिजीम टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ के अनुसार क्या है कि जब ट्रेड होता है तो ट्रेड से हर लोगों को बेनिफिट मिलता, मीन्स मेजोरिटी ऑफ कंट्री को। ड्यूरिंग द रिफॉर्म ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज गोन डाउन बट द सर्विस सेक्टर हैज रजिस्टर्ड ग्रोथ। हमने देखा जो डेटा टेबल था कि सर्विसेज सेक्टर काफी ग्रोथ किया है, इसी वजह से इंडिया को जो कहते हैं सर्विसेज लेड ग्रोथ। रिफॉर्म्स हैव नॉट बेनिफिटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर हैज आल्सो बीन अ डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हैज slowed down due to availability of cheaper imports and lower investment. हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट जो है सर्विसेज की ओर शिफ्ट किए हैं। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में देखोगे कि मेक इन इंडिया के थ्रू और जो है लोकल फॉर वोकल और डिफरेंट चीज़ों में जो हम मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हमने ये आज जो है एलपीजी देखा, ठीक है? ओके, थैंक यू।